सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर बहुत ही इवेंटफुल डे, पूरी दुनिया की ख़बरें इस वक्त जो हैं वो बहुत गर्म है। जंगी मामलात से लेकर वाइट हाउस में हमले से लेकर कल मंडे है, मार्केट खुलनी है, सीज़ फायर अभी तक कायम है, लेकिन जो एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कोई नतीजा निकल आएगा जंग का, वो नहीं निकला। तो कल मार्केट्स कैसे खुलेंगी उससे लेकर बहुत सारी चीज़ें अनपैक करने के लिए। जी, सबसे पहले सर उसका जिक्र कर लेते हैं जो एक अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया अमेरिका में। हिल्टन होटल में सर ये वाक़या पेश है, जहाँ पे वाइट हाउस कोरेस्पॉन्डेंस डिनर जो हर साल होता है, प्रेसिडेंट उसको होस्ट करते हैं और दीगर मीडिया वहाँ में मौजूद होता है। यूजुअली एक कमेडियन भी आया होता है वहाँ पे, वो प्रेसिडेंट और बाकी जो अमला है वहाँ पे उनको ना पॉइंट भी मारते हैं। ये वो बड़ी एक कैजुअल किस्म की इवनिंग होती है। वहाँ पे एक कोल टॉमस 31 साल शख्स है कैलिफोर्निया का, जो कि कहा जा रहा है एक शॉटगन, एक हैंडगन और चाकुओं के साथ वहाँ पे उसने सिक्योरिटी को किसी तरह इवेट किया है और उसके बाद जो बॉल रूम है जहाँ पे ये इवेंट हो रहा था उसकी सीढ़ियों से वो गोलियाँ मारते हुए आया है और वहाँ पे जो सारे लोग थे उन्होंने कवर लिया वहाँ पे। उसके बाद जो सीक्रेट सर्विस है उन्होंने सबसे पहले जेडी वैंस, क्योंकि वो राइट आइल पे बैठे हुए थे, उनकी टीम लेके गई। डोनाल्ड ट्रंप साहब को उन्होंने डक किया, उनकी बेगम को उन्होंने डक करवाया, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब को उनको निकाला, वहाँ वो गिर गए, फिर उनको लेके वो वहाँ से सेफ्टी तक चले गए। उसके बाद ये शख्स आइडेंटिफाई हुआ, ये हिरासत में, इसके ऊपर एलिगेशंस हैं बहुत सारी। अभी तक इस किस्म की कोई डिटेल नहीं सामने आई कि ये किस मकसद से वहाँ गए थे। अभी लेटेस्ट सिर्फ ये है कि ये किसी ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के किसी एक शख्स को कत्ल करने आया था वहाँ पे। शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ पे टारगेट नहीं थे, लेकिन ये आप सोचें कि इस प्रेसिडेंट के ऊपर दूसरी, अगर तो चलें ये बात जो फिलहाल आ रही है कि सस्पेक्टेड ताकि वो किसी और को कत्ल करने, अगर मान लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ही टारगेट थे तो ये उन पर दूसरा अटैक की अटैम्प्ट होगी। और ये अमेरिका के अंदर जो मामलात अनफोल्ड हो रहे हैं इस तरह के, अब इसके ऊपर लोग जो हैं वो सोशल मीडिया और बाकी जगहों पे बहुत ज़्यादा अंदाजे लगा रहे हैं कि इस प्रेसिडेंट को ये कर देंगे और वो कर देंगे लोग, और ये हो रहा है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंस्पिरेसी थीरीज जो है वो वैक्यूम को ऑक्यूपाई कर रही हैं। लेकिन फ़िलहाल की जो खबर है, जो हतमी मैं बता रहा हूँ, वो यही है कि एक शख्स ने अटैम्प्ट की। ये नहीं पता किसको कत्ल करने के लिए वो शख्स वहाँ आया हुआ था, और ये नहीं पता उसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है, उसकी कोई रिलीजियस एफिलिएशन है, उसकी कोई और बैकिंग है। ये किसी किस्म की कोई डिटेल अभी हमारे पास नहीं है। बस ये है कि ऐसे जो चीज़ें हैं ये हमने इस डिनर पे आज तक नहीं देखी। मेरे ख्याल में हमने अमेरिका में बड़ी कम, किसी दुनिया में भी बहुत कम देखा है कि एक शख्स इतनी हैविली गार्डेड जगह पे असला लेके पहुँच जाए। जी बिल्कुल, ये बड़ा एक मतलब सिल्वर लाइनिंग इस इवेंट की यही है कि अभी तक ऐसी कोई ख़बर नहीं आई कि ये जो हमला था ये किसी सूरत भी ईरान जंग के नतीजे में हुआ। ये बड़ी अच्छी बात है कि ऐसी खबर अभी तक नहीं आई। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें एक और मतलब अगर सिल्वर लाइनिंग आप कह लें, ज़ाहिर है बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट था, वो ये कि हमने देखा कि उसके बाद जब वो ज़ाहिर है प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को ले गए तो एक किस्म का इवेंट तो ख़त्म हो गया। तो जाते हुए वहाँ पर जो सहाफ़ी थे उन्होंने बोतलों के ऊपर अपने हाथ साफ किए। तो सहाफ़ी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे नहीं है, दुनिया भर में ऐसे ही है। उन्होंने वहाँ एक तो ये सर, और फिर एक वहाँ पे एक एल्डरली सहाफ़ी थे, और जिस टाइम उनके इर्द गिर्द सारे लोग जो थे वो टेबलों के नीचे छुप रहे थे, वो अपना सूप पी रहे थे। तो ये भी अगेन ये अब मामला देखें, हम जो हैं इस शो के तवसत से और ज़ाती तौर पे भी इस किस्म की चीज़ों से, आपकी अगर सियासत के अंदर आपकी किसी से ना बनती हो, अगर आपकी किसी से पॉइंट ऑफ व्यू से खिलाफ वर्जी हो, कुछ भी हो, वो किसी शख्स को इस चीज़ का जवाज़ नहीं है कि वो अपने असला लेके किसी का कत्ल करने के लिए पहुंच जाए। ये दुनिया में किसी जगह पे इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, वो कोई सा भी मुल्क हो जाए। तो हम इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करते हैं। कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगी, इस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलेगी, और आने वाले दिनों में लेकिन आप देख लें कि इससे जो एक पोलिटिकल सिनेरियो के अंदर चेंजेस आएंगे वो भी बड़े वाज़ेह होंगे। जी बिल्कुल, और ये जो है ना, मतलब आप असला उठाना खुद से तो एक कानूनी तौर पर जुर्म है ही है। इस तरह के इवेंट में अगर आप जो है हमदर्दी भी रखते हो उसके साथ जो ऐसा करे तो वो भी गलत चीज़ है।
तो इसकी भरपूर मजम्मत होनी चाहिए। अच्छा, दूसरे अब चलते हैं उस चीज़ के ऊपर कि इराक़ची साहब जो हैं वो मस्कत के बाद अब वापस पाकिस्तान स्टॉप ओवर कर रहे हैं। वापस पाकिस्तान स्टॉप ओवर कर रहे हैं बिफोर गोइंग टू मॉस्को। अच्छा, सो मॉस्को से आ रहे हैं और अब ओमान जा रहे हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, ओके। सो दोनों का जो भी रूट था, असूलन तो सबसे पहले पाकिस्तान आए थे, उसके बाद उन्होंने बाकी जगहों पर जाना था। अब ये जो स्टॉप ओवर है ये इनिशियल प्लान का हिस्सा नहीं था, तो इसका मतलब है कि ज़रूर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी ईरान की साइड से जो वो शायद कन्वे करना चाहते होंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब का जाहिर है बहुत डोट टोक किस्म का मौक़िफ़ अब सामने आ गया। वो कहते हैं कि जी हमने जितनी शराइत माननी थी वो मान चुके हैं हम, वी डोंट नो कि वो क्या शराइत हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अब हम बेंड नहीं करेंगे, अब बाकी जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो ईरान ने करना है। सो अब उन्होंने कहा है कि मज़ीद मुलाकात की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एग्जैक्टली दोनों पार्टीज़ को पता है कि कौन क्या चाहता है। सो हम तो अब क्योंकि इससे ज़्यादा झुकेंगे नहीं, तो ईरान जब मान जाए तो हमें बता दे। जी, और सर इसके साथ ये अटैच कर लें, कल रात तक तो हमें बहुत तवक्को थी कि जो जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ हैं उनकी आमद होगी, लेकिन कल हमने अपने शो पे ही ये बात की थी और मैंने ये कहा था कि शायद ये हो कि इराक़ची साहब जो हैं उनके आने से पहले निकल जाए, और ऐसे ही हुआ। और उसके बाद फिर बयान आ गया कि जी उनका ट्रिप कैंसिल कर दिया गया, और उसके अंदर ये बात वाज़ेह की गई कि जी इट डजंट मेक सेंस कि जी 16-17 घंटे हम दो लोगों को, और देखिए ना ये ऐसे तो नहीं है ना इन्होंने कमर्शियल फ़्लाइट चढ़नी है, इसके बड़े अखराजात हैं, बड़े इसके प्रोटोकॉल्स हैं। सो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कैंसिल कर दी ट्रिप कि जी अगर आप वहाँ है ही नहीं तो हमें आने की क्या ज़रूरत है। अब देखिए इसके अंदर ना ये डिले भी हो गई है अब काफ़ी चीज़। अब देखें इराक़ची साहब आएंगे, वो शायद ईरानी मौक़िफ़ पेश करके वो डिपार्ट कर जाएँ ओमान के लिए, जो भी उनकी आइटिनरी है, और उसके बाद फिर वो वापस ईरान चले जाएँ। ये बहुत मुमकिन है। ये भी बहुत मुमकिन है कि जी इराक़ची साहब मौजूद रहें और कहें जी कि हम अब अपने बुला रहे हैं लोगों को, तो उनको भी आप कह दें कि आ जाएँ। इन ऑल इस सर्कमस्टांस के अंदर मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पोजीशन जो है सर वो अब थोड़ी चेंज हुई है। पहले तो देखें ना, हम फैसिलिटेटर एक रोल इख्तियार किया हुआ था हम, जिसके अंदर हम एक तरफ से दूसरे शख्स को हम ला रहे थे यहाँ पे कि जी हम आपको होस्ट करते हैं, और ज़ाहिर है हमारा बहुत बड़ा रोल था उसके अंदर। लेकिन अब तो आप बन गए कोर मीडिएटर इसके अंदर कि जी आपने पैगाम जो हैं और पैगामात जो हैं उनको ना सिर्फ पहुँचा रहे हैं, बल्कि आप अगली पार्टीज़ को कन्विंस भी कर रहे हैं कि जी आप ज़रा अपनी पोजीशंस जो हैं उनको ढीला करें। सो ये जो सारी चीज़ है इसके अंदर पाकिस्तान बड़ा एक स्ट्रेटिजिकली प्लेस्ड है, और अगर तो बाद में जाके हिस्ट्री बुक्स में जब लिखा जाएगा कि जी ये जंग अल्लाह खैर करे ख़त्म हुई है, तो उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो उभर के आएगा एक ऐसा मुल्क जिसने इसके अंदर फैसिलिटेशन तो की लेकिन मीडिएशन भी की कि दो मुल्क जो हैं जो जंगी सूरत हाल में हैं उनको आपने सालसी का किरदार आपने अदा किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है सर, एक चेंज है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा इसमें यह है कि आज सुबह आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चाइना चले गए हैं 5 दिन के दौरे पे, तो मतलब क्यास किया जा सकता है कि जंग के बारे में भी बात होगी। तो अगेन अब जाहिर है चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है। सो पाकिस्तान ने जो इस वक्त ईरान, अमेरिका, चाइना सबके दरमियान में जो मतलब जो कम्युनिकेशन जिसने संभाली हुई है, जो कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो फैसिलिटेशन के साथ साथ वो सबको सिनेरियोज भी पेश कर रहे हैं कि देखें अगर हम इससे आगे जाते हैं तो फिर इसका ये प्रोज हैं और ये कॉन्स हैं, इससे पीछे रहते हैं तो इसके ये प्रोज हैं ये कॉन्स हैं। तो बहुत ही सेंसिबल मौक़िफ़ पाकिस्तान ने एक तो अपनाया हुआ है, दूसरा पूरी दुनिया पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रही है। देखिए अमेरिका ने जब ये ट्रंप साहब का अपना बयान अगर वो पूरा देखें या पढ़ें, जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो है हमारी जो टीम है वो नहीं आ रही पाकिस्तान, उसमें भी उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब, आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान बहुत शानदार रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, इराक़ची साहब, अब फिर वही बात है, मुज़ाकरा तो नहीं हो रहे ना, टीम तो अमेरिकन नहीं आ रही, इराक़ची साहब फिर क्यों आ रहे हैं? जाहिर है कोई बात करनी है तो आ रहे हैं ना। इसी तरह इस मौके पे सदर ज़रदारी साहब को चाइना क्यों जाना पड़ गया? सो पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है, यकीन करें जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने नहीं देखी। जी सर बिल्कुल, इसके अंदर मतलब इंटरनेशनल स्टैंडिंग हो जाए, खित्ते की हद तक नहीं बात हो रही है, तो ग्लोबल बात हो रही है बेसिकली। तो उस लिहाज से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है और हम उसकी जितनी तारीफ़ करें कम है, लेकिन उसके साथ साथ जाहिर है मैंने कल भी ये बात की थी, मैं आज भी करना चाहूँगा। आज तो खैर एक नीम हथमी तौर पर कुछ US की जो
अपनी रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर भी इस बात की तस्दीक की गई है कि चूंकि अब तेल महंगा हो गया दुनिया भर में, अमेरिका समेत, अब मतलब $4 का गैलन मिल रहा है वहाँ पे और लोग जो हैं उनसे नहीं हो पा रहा। तो और इसके साथ साथ मैं क्लब कर दूं इस चीज़ को कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पिछले 3 बयान आज के इंसिडेंट के अलावा वो इस चीज़ के पे हैं कि वो जो रीमॉडलिंग कर रहे हैं वाइट हाउस की, अपना बिग बॉलरूम बनवा रहे हैं, किंग चार्ल्स को रिसीव कर रहे हैं, उनका फोकस अब उस तरफ जा पड़ा है। वो जो वाशिंगटन के अंदर जो लेक कह रहा हूँ उसको, वो जो रिवर्सिबल पूल है एक, जहाँ पे इब्राहिम लिंकन की वो कुर्सी भी और वो पॉइंट है, उसको भी वो चेंज कर रहे हैं, उसको वो कलर करवा रहे हैं नीचे से। लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो वहाँ पे हो रही है, ईस्ट विंग पे, वेस्ट विंग पे। और आज मैं बड़ा अच्छा एक मजमून पढ़ा था जिसमें कहते हैं कि एक ऐसे प्रेसिडेंट है, $4 गैलन जो है ये इशू है अमेरिका के इस टाइम, और प्रेसिडेंट साहब जो है उनकी सारी कॉन्वर्सेशन जो रिपोर्टर से हुई है वो हुई है उनकी ब्यूटीफुल बॉलरूम के ऊपर और दीगर जो और वो चीज़ें करवा रहे हैं वहाँ के ऊपर। तो सर ये जो है ना, एक डोमेस्टिकली भी अमेरिका के अंदर ये तेल वाले मामला जो हैं ये बहुत चुभ रहे हैं लोगों को, पाकिस्तान के अंदर भी चुभ रहे हैं। और ये जब तक ये जंग बंदी जो है एक मुस्तकिल डील की तरफ नहीं जाती और हॉर्मोज को क्लियर करने का मामला शुरू नहीं होता, तो तब तक ये तेल की प्राइसेस, मतलब ये एक रेस है बेसिकली कि जी अवाम सिर्फ हमारी नहीं और मुल्कों की कमर कब मुकम्मल टूटती है या जंग बंदी के रिजल्ट में तेल कम नीचे आता है, ये एक रेस। बिल्कुल। इसमें एक और बहुत अहम बात जो है ना वो ये है कि अभी जुम्मे को पाकिस्तान में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ट्रेडर्स ने बहुत बाइंग की, और उन्होंने बहुत बाइंग इसलिए की क्योंकि उनका ख्याल था कि इस वीकेंड जंग बंदी हो जाएगी और मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो वो छलांगे लगाएगी। अच्छा, इस पे मेरा मशवरा, वैसे तो वो खुद बड़े सियाने हैं, मेरा मशवरा ये है कि देखिए बाइंग द डिप इज़ समथिंग एल्स। बाइंग द डिप है कि जब जंग बहुत अपने अरूज पर थी, स्टॉक मार्केट बहुत नीचे आ चुकी थी, आपका ये ख्याल था कि यार जंग सारी ज़िंदगी तो नहीं चल सकती, ये जो कंपनीज़ हैं ये बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, प्रॉफिटेबल कंपनीज़ हैं, ये इतने कम पैसों में मुझे कभी दोबारा नहीं मिलेंगी, तो मैं इनको ख़रीद लेता हूँ कि ये फ्यूचर में कभी ना कभी जब जंग ख़त्म होगी तो ये भी वापस आ जाएंगी अपनी प्राइस पे। ये ठीक बात है। लेकिन अब देखें ना, जुम्मे को तो ऑलरेडी 1,70,75,000 पे मार्केट खड़ी हुई थी, ठीक है। आपने जो अपनी पीक देखी हुई है पाकिस्तान ने वो 2 लाख है। अच्छा, वो जो एक था ना कि यार बस हफ्ता या इतवार को एक खबर आएगी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें, इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है ना अपने पैसे रिस्क करना, आई थिंक इट्स बेटिंग। क्योंकि फिर भी बात है, जो तो गया है इस वक्त इस जुम्मे को, जिसने तो बाइंग की है लॉन्ग टर्म के लिए कि यार ये कंपनी बड़ी अच्छी है, मैं इसमें आज इन्वेस्ट कर देता हूँ, मंडे को अच्छी खबर आ गई तो भी ठीक है, 6 महीने बाद अच्छी खबर आई तो भी ठीक है, क्योंकि मैं तो कंपनी पर ट्रस्ट करता हूँ, उस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर किसी ने जो है लेवरेज लेके इस चक्कर में की कि ये अगले फ्राइडे से पहले मेरे चक्के लग जाएंगे, तो मैं इसको इन्वेस्टिंग नहीं, मैं इसको बैटिंग समझता हूँ। ये इससे परहेज करें, इससे परहेज करें सर, बिल्कुल। और देखें, या तो आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो कि जी जो कि दुनिया में मेरा बहुत यकीन है, मतलब मैं इसको प्रूव नहीं कर सकता, बट मुझे जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, जो आप भी देख रहे हैं कि जिस तरह मार्केट्स जो हैं, जो उनके अंदर स्पेकुलेशन जिस तरह होती है, खासतौर पर क्रूड ऑयल के ऊपर, अब बहुत सारे ऐसे लोग की निशानदेही हो चुकी है जिन्होंने इससे पैसा कमाया है। मतलब जंग को उन्होंने यूटिलाइज़ किया। ये आप वही बात कर रहे हैं कि जंग को यूटिलाइज़ करके जी कि मंडे ट्यूसडे को यहाँ पे मुज़ाकरात हो जाएंगे, खबर आएगी, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, मुझे कुछ पैसे बन जाएंगे। सर ये तो देखें ना, लोगों ने जो पाकिस्तान में किया हो वो कितने को पैसों का कर लिया होगा, जहाँ पे क्रूड ऑयल के ऊपर पता नहीं हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की स्पेकुलेशन जो है वो डेली के तौर पे चल रही है। और ख़ास तौर पे जिस दिन मार्केट क्लोज होनी है और वीकेंड के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आना है अपने ट्रूथ सोशल के साथ, उसके बाद क्या। सो ये ना वॉर जो है ये उस लिहाज से बहुत डिफरेंट है कि क्योंकि वॉर की सिचुएशन के अंदर अमूमन ये माना जाता है कि जी जो वॉर एपरेटस या जो वेपन्स बनाते हैं वो बड़ा कमाएंगे, जो बूट्स ऑन द ग्राउंड अगर करने हैं तो उनकी जो इक्विपमेंट है वो बड़ा कमाएंगे, आपको एयरक्राफ्ट के ऑल सॉर्ट्स ऑफ दैट चीज़ चाहिए, फूड कंपनीज जो होती हैं वो उनकी। लेकिन ये एक ऐसी जंग है जिसके अंदर जो मामलात पैसे कमाने के हैं वो बन रहे हैं थ्रू द मार्केट्स। तो आप देखें ना, जिस दौर में अभी हम हैं जहाँ पे मार्केट्स का इतना बड़ा रोल है, तो ये कितनी एक फैसिनेटिंग चीज़ होगी बाद में जब इसके ऊपर पूरा एक, अभी टाइम नहीं है किसी के बाद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि भाई कितने लोगों ने कौन कौन से दिन पे क्या क्या वो फोरेंसिक अकाउंटिंग होगी
कि जी किसके पास इंफॉर्मेशन थी तो उसने ये अपने आप को हैज किया या लेवरेज किया और उसके बाद पैसे कमाए उससे। ये बात बिल्कुल ठीक है, फैसिनेटिंग है कि पहले जिस तरह था ना कि या तो हुकूमतें पैसे कमाती थी जंग में, या फिर जो वेपन्स बनाने वाले थे वो बनाते थे। अब एक आम शहरी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, जंग के ऊपर पैसे कमा सकता है। लेकिन मैं यहीं पे खबरदार करना चाहूँगा कि देखिए, बाइंग द डे पे समथिंग एल्स, लेकिन जब आप खबरों की स्पेकुलेशन पे बाइंग करते हैं ना, तो हुकूमत के पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन हो सकती है, एक आम शहरी के पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं होती। इनफैक्ट एक आम शहरी के पास अगर इनसाइडर इंफॉर्मेशन हो तो वो कानूनी तौर पे जुर्म है, बल्कि जो हुकूमत होती है उनको इसीलिए मार्केट में इन्वेस्ट करने की इजाज़त नहीं होती क्योंकि उनके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है। सो ये चीज़ें बड़ी बारीक बातें हैं। इसमें अपना मतलब अगेन आपको नज़र तो आ रहा है कि बड़ा लुक्रेटिव है, रातों रात में अमीर हो सकता हूँ, लेकिन जिस जगह पे आप रातों रात अमीर हो सकते हैं वहाँ पे आप रातों रात गरीब भी हो सकते हैं। तो वो अमीर होना तो बड़ी अच्छी बात है, गरीब होने से बचना चाहिए। बिल्कुल सर। लास्टली सर, इस सेगमेंट से आने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, सर यूएई की हम कम बात कर रहे हैं और तमाम लोग जो इस वक्त अपनी वेकेशंस प्लान कर रहे हैं वो दुबई की तरफ देखना शुरू कर दें, क्योंकि सर मैंने वैसे ही कल ना, क्योंकि मुझे किसी ने कहा जी बड़ा सस्ता हुआ, मैंने कहा जब मुझे कहता है बड़ी चीज़ सस्ती हुई है तो मैं सर वाकई में वहाँ पे इस किस्म की प्राइसेस आपको दुबई के होटलों की, मतलब कुछ तो बंद हो गए आपको पता है ना, तो उन्होंने 4 बुर्जुल अरब जैसा होटल जो है उन्होंने साल के लिए बंद कर दिया। तो आप सोचिए इस वक्त इस जंग की वजह से दुबई, जो हमें लगता था कि इंडिस्ट्रक्टेबल एक ऐसी फोर्स है, वेकेशन हो जाए, बिजनेस हो जाए, जो मर्जी हो जाए उसके लिए, वहाँ पे आप होटलों के दाम देख लें तो आप समझें कि जो हमारा टॉप होटल पाकिस्तान का है ना, उससे सस्ता आपको 5 स्टार जो है वहाँ पे इस वक्त मिल रहा है। अब वीज़ाज जो है वो एक अलग बात है कि अगर आपका वीज़ा, बट मेरे ख्याल में क्योंकि अब वो दुबई जो है वो जो पोस्ट कोविड नहीं खुले थे टूरिस्ट मुल्क कि जी टूरिस्ट हंगरी हुए हुए थे सारे, दुबई जो है उसकी जो मेरा एनालिसिस है वो इस वक्त बहुत टूरिस्ट हंगरी है। तो आप जो है बेशक वहाँ पे जाना चाहें तो चले जाइए, टिप है मेरी से लोगों को। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर एक वाकया पेश आया एयरपोर्ट पर। इकरार उल हसन जो एक ज़माने में साफ़ी होते थे, कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, बहुत उनका शो इस किस्म का होता था कि वो अंडर कवर करके किसी किस्म की वो करते थे, फैक्ट्रियों में चले जाते थे, किसी और जगह में फिर उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी एक सियासी पार्टी भी लॉन्च की है, पाकिस्तान अवाम राज तहरीक। और लेकिन ये वीडियो जो है ये उससे ताल्लुक़ नहीं रखती, एक हद तक रखती है। किसी कस्टम्स अफसर से एयरपोर्ट के ऊपर वो लड़ रहे हैं और कस्टम्स या FIA, लेकिन कुछ जिक्र करते हैं कस्टम्स का, तो मैं एज्यूम कस्टम्स का होगा। तो उसके अंदर वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुमने एक सियासी बात क्यों की, तुम अगर खान यानी कि वो मेरे ख्याल में वो बानी PTI इमरान खान की बात कर रहे होंगे कि उसके तुम अगर फॉलोअर तो तुम, इस किस्म की बड़ी तलख किस्म की एक ये सूरत हाल पैदा होगी वहाँ पे। और उनके साथ भी कुछ शख्स था, फिर वो चीखने लग गए, उस शख्स ने कहा आप जाएँ, ये वो गालिबन बात तो उन्होंने इसी किस्म की इकरार को कि जी तुम्हारा हाल भी जवाद अहमद वाला होगा, इस किस्म की उन्होंने उनको बात की। ये अब बिल्कुल मुबैना तौर पे हमें बताया बात, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा जी कि तुमने सियासी बात की, तो समझ ये आई है कि इन जो ये कस्टम्स एहलकार हैं इन्होंने किसी किस्म का उनको पॉइंट मारा जो कि एक सियासी नुक्ते नज़र का था, जो उनको पसंद नहीं आया, इसलिए वो उनके साथ लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल सर, इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं बड़ी अहम। नंबर 1 तो ये कि वो जो सरकारी अहलकार हैं, जाहिर है उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, अब और देखें, एक तो ये कि तमाम लोग जो है ना उनको लगता है कि दे गेट अवे विद थिंग्स ऑन ट्विटर या फेसबुक, तो अगर हम फेस टू फेस भी कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, और वो जाहिर है मतलब हो सकता है 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स यू गेट अवे, लेकिन अगर आगे से कोई इस तरह सीन क्रिएट कर दे तो फिर क्या होगा। अच्छा, अब आते हैं कि क्योंकि ये शख्स एक सरकारी शख्स था, अच्छा तो इस केस में क्या होता है कि सरकारी लोगों को तो वैसे भी सोशल मीडिया पर भी इजाज़त नहीं होती कि वो पॉलिटिकल ख्यालात अपने जो हैं वो मंजर आम पर लाएं, और मतलब फ़ेस टू फेस भी जाहिर है इस तरह से बग़ैर कंसेंट की इजाज़त नहीं होती। सो और हमने ये भी देखा है कि इस तरह के केसेस जब बन जाते हैं, अब ये एक वीडियो बन गई है, अनफॉर्चुनेटली ये वायरल हो गई है, तो अमूमन ऐसे लोगों की प्रमोशन रुक जाती है, तो जो कि ज़ाहिर है बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है। एक गलती है, किसी से भी हो सकती है, स्पर ऑफ द मोमेंट
हीट ऑफ द मोमेंट जो भी कहते हैं उसको। तो लेकिन उसमें ये है कि अब किसी शख्स के पूरे करियर पे उसका असर पड़ जाना ये बड़ा ज़्यादती है, लेकिन होता है क्योंकि अगेन एक एडल्ट है, उसने जब नौकरी ज्वाइन की थी उसने एक सिग्नेचर किया था कि उसकी जिम्मेदारियां होंगी, ये चीज़ों का उसने ख्याल रखना है। उसमें से एक ये भी था कि जी वो इस तरह पब्लिकली अपने पॉलिटिकल ख्यालात का इजहार नहीं करेगा, लोगों को पॉइंट्स नहीं मारेगा। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अब ज़रा अगर हम इकरार साहब की तरफ आ जाएँ तो जाहिर है उनका पूरा हक बनता था कि अगर किसी ने उनसे इस तरह की बात की जो उसको नहीं करनी चाहिए थी और उनका दिल दुखा, तो वो भी आगे से उसको ऐसी बातें कर सकती हैं जिससे उसका दिल दुखे। अच्छा, लेकिन ये है कि अभी ये तो बहुत मौसर हुई ये वीडियो, और शायद आगे जो है बहुत सारे लोग जो सरकारी एहलकार हैं जो ऐसा कुछ करने का इरादा रखते थे वो शायद नहीं करेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू रेगुलर पीपल जो कि सरकारी नहीं है, उनको अब एक चीज़ नज़र आ गई है कि अच्छा यार इसको तो एक्चुअली पिंच करती है बात, तो अब अगर हमें मौका मिलेगा तो हम तो कर देंगे। अगर हमें कहीं नज़र आया और ये अगर वीडियो बनाएगा तो हम तो वायरल हो जाएंगे। तो अब तो लोग मतलब देखें ना, टिकटॉक पर वायरल होने के लिए क्या कुछ नहीं करते, तो ये तो उनको एक अब एक किस्म का टारगेट नज़र आ गया। सो मतलब एक तो वैसे ही अब ये कहा जाता है कि मतलब आपको याद होगा अमेरिका में या कहाँ जब वाक़या हुआ हारिस रऊफ़ वाला, जब किसी ने उनको हरासा किया, वो अपनी बेगम के साथ थे। अच्छा, हमने उस पर भी यही कहा था कि जी बिल्कुल ज़्यादती, हारिस रऊफ़ को हरासा करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, काबिल बर्दाश्त नहीं है ये वो। लेकिन हमने हारिस को ये कहा था कि देखिए आपके साथ हुई ज़्यादती है, पर यू आर द बिगर पर्सन, यू आर द सेलिब्रिटी, आप जो है ना इसको पी जाए बजाय कि आप लड़ रहे हैं, तो उससे होगा ये कि और लोग ना इंस्टिगेट हों कि यार हम भी ये करते हैं इस शख्स के साथ। सो यहाँ पे ये जो मामला है ना, ये मुझे लगता है कि सियासतदान को तो वैसे ही थिक स्किन्ड होना चाहिए। तो ये दोनों साइड्स पे ना ख़राब जा सकता है। तो दोनों साइड्स को, और बाय ये तो हो चुका है वाकया, ये तो माजी का हिस्सा बन चुका है। हम तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि कल को आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, किसी और के साथ हो सकता है। तो ऐसे मौके पे लाहे अमल क्या होना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल। देखें, किसी शख्स ने अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इस शख्स ने जो बात की है वो ना सिर्फ गलत है बल्कि 50 to 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो यही राय रखेंगे इसने गलत बात की है, तो फिर तो आपकी एक सुपीरियर। लेकिन इतना कौन सोचता है इन मौक़ों में जब आपको गुस्सा चढ़ जाए। तो अगर आपको इस चीज़ के अंदाज़ा हो जाए कि यार इसने बात गलत की है, तो जो एक रास्ता है जिसके थ्रू मैं इसके सुपीरियर को कंप्लेन कर सकता हूँ, मैं जाके एक अपने प्रोग्राम कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए ना बाहर इनकी फॉलोइंग तो है ना इकरार की। और ये कोई मतलब अगर हायरार्की ऑफ ह्यूमन बीइंग्स में चले जाएं, ये कोई ऐसे तो नहीं कह सकते कोई ऐसा शख्स है जिसका इधर उधर हाथ नहीं पड़ता, डेफिनेटली पड़ता होगा इकरार का। तो देयर वर अदर रूट्स जो वो ले सकते हैं। लेकिन मैं वही समझता हूँ कि मौके पे उनकी दिलजारी हुई किसी चीज़ के ऊपर, तो उन्होंने उसके ऊपर रिएक्ट किया। जाहिर है ये इस तरह के मामलात के अंदर आप ये तो देखें ना, सिक्योरिटी एहलकार है, इतनी ट्रेनिंग तो उनकी है कि जी आपने किसी सिविलियन, भला वो सियासतदान हो, भला वो एक नॉर्मल सिलसिला, आपने किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं करना। तो ये मामला कभी भी तशद्दुद की तरफ नहीं जाना था। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि एक आम शख्स जो है इकरार, जैसे किसी को भी कह दे, को पॉलिटिकल बात कर दे कि तुम बड़े उसकी सपोर्ट करते हो, उसके साथ ये हो गया, और वहाँ पे फिर अमूमन बात जो है तशद्दुद की तरफ चली जाती है। तो इसके ऊपर आपने बहुत ही हाजिर दिमागी रखनी है। आजकल के दौर में सर कौन क्या क्या नहीं कह बैठता सोशल मीडिया के ऊपर, कौन आपको डिजिटली ऑफेंड कर जाता है और आप उसको फिर फिजिकल कर देते हैं। हमने इसके ऊपर लोगों के कत्ल होते हुए देखे हैं। हमने ये भी लाहौर शहर का वाक़या है। हमने लाहौर शहर के अंदर जो है ऐसी ऐसी चीज़ें देखी होती हुई कि लोग जो है सोशल मीडिया की लड़ाई हुई है अब कॉलेजेस के अंदर, उसके बाद भी, और लोगों ने जाके वहाँ पे अपने गार्ड लेके जाके असले का इस्तेमाल कर लिया। सो माय पॉइंट इज़ कि हम बड़े एक ट्रिकी टाइम्स में रह रहे हैं, और बतौर इंसान, बतौर शहरी, आपको ना अब बहुत हाजिर दिमागी दिखानी है इस चीज़ के ऊपर कि कहाँ आपने अपना जो है गुस्सा जो है उसका इजहार करना है, और मोर इम्पोर्टेंटली किससे करना है, किस इन्वायरमेंट में करना है, क्योंकि हर शख्स की जेब में कैमरा है। तो ये देखिए, ये वीडियो जो है ये आज से कुछ साल पहले अगर ये वाक़या हुआ होता और किसी के साथ शायद हुआ हो, किसी तब भी सियासी पार्टीज होती थी, तो ये एक खबर बननी थी 2 कॉलम की अखबार के अंदर। अब ये जो है चीज़ हो रही है, इसके ऊपर बात होगी, इसके ऊपर कमेंट्स होंगे, इसके ऊपर साइड्स लिए जाएंगी, इसके ऊपर एक एनालिसिस होएगा जैसे हम भी कर रहे हैं, और उसके बाद इकरार भी वो उस चीज़ को पढ़ेंगे। ये शख्स भी शायद घर जाके खोले कि जी ये क्या हुआ। तो ये ना
जो वक्त है वो चेंज हो चुका है। इसके अंदर आपको हाजिर दिमागी दिखानी है, और वो कैसे है वो करना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा आसान है, वो मुश्किल है। जी बिल्कुल, आप ट्रिकी टाइम्स जो कह रहे हैं ना, वो ट्रिकी इसलिए क्योंकि ट्रांजिशन चल रही है ना। सो मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली आज से 10 साल पहले, और ये 10 साल को ज़्यादा बड़ा अरसा नहीं है, 10 साल पहले लोगों को लगता था कि वर्चुअल स्पेस जो है ना वो रियल है ही नहीं, वो बिल्कुल कोई फिजिकल स्पेस या अलग चीज़ है, और यहाँ पे कुछ भी कह लो। ये पिछले 3-4 साल में हमने देखा कि लोगों की नौकरियां चली गई क्योंकि उन्होंने एक कर दी थी, किसी को गाली दे दी थी, कोई खवातीन को डिसरिस्पेक्ट कर दिया था। तो अब लोगों को ये अंदाजा होना शुरू किया है कि अच्छा नहीं, वर्चुअल स्पेस इज ऑल्सो रियल। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कि अच्छा जो हम वर्चुअली कह सकते हैं वो हम फिजिकली कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। ये ट्रांजिशन इतनी तेजी से हो रही है कि ये गलतियां होंगी। ये होंगी, बिल्कुल सर, ये गलतियां होंगी। और आपने बस अगेन ये करना है कि आपने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपका बहुत दिल कर रहा है उसका इजहार करने का और आपके पास प्लेटफॉर्म है तो आप बेशक कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे कोई ऑफेंड हो रहा है फिर और वो आपके सामने खड़ा हुआ है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो आपको बेयर करने पड़ेंगे। यहाँ पे जाएंगे ब्रेक ट्यूब, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर लाहौर के अंदर अगर तो चलान होना है तो ना ही चले। सर चलान ही हो रहे हैं सर। लाहौर के अंदर सर जो ट्रैफिक के मामलात हैं उनके ऊपर काबू पाने के लिए हमारे शो पे भी CTO लाहौर आए थे। उन्होंने हमें कहा था एक ट्रैफिक कर्फ्यू लगने को जा रहा है। उसके बाद से ट्रैफिक कर्फ्यू भी हमने देखा, चलान के रेट्स भी बढ़े, उसके बाद वर्दियाँ भी चेंज हुई। ट्रैफिक पुलिस के अंदर जितनी कोई चेंजेस आए हैं और जितनी डेवलपमेंट हुई है उतनी हमने किसी और पुलिस फोर्स में बड़ी देर से नहीं देखी। तो सर उसके साथ साथ सर खबरें जो हैं कुछ मैं 3-4 ये मैं शेयर कर देता हूँ, फिर सारों पर एक करके बात कर लेते हैं। एक तो ये कि सर ट्रैफिक वार्डन को सर 25 चलान जो हैं करने का टास्क मिल गया है पर डे पर वार्डन 25 चलान। इसलिए आज लाहौर शहर में जिसने भी सफ़र किया होगा उनको जगह जगह छोटे छोटे नाके नज़र आए होंगे ट्रैफिक पुलिस के, जहाँ पे गाड़ियाँ रुकी नहीं हैं। कुछ मैंने आज देखी जिन काले शीशों के ऊपर बहुत पाबंदी जो है उसको एक्सरसाइज किया जा रहा है। जिसकी गाड़ी अनरजिस्टर्ड है वो क्यों है, अभी तक नंबर क्यों नहीं लगा, उसके अलावा ट्रैफिक वायलेशन, तो कोटे जो हैं वो पूरे होने का पूरा मिशन चल रहा है। उसके अलावा सर ये खबर भी आई कि जो ट्रैफिक जुर्मानों में कमी की तरमीमी बिल था जो असेंबली में पेश किया था वो एजेंडे पे आ ही नहीं सका। अभी रिसेंटली पंजाब असेंबली के अंदर कोई मेरे ख्याल में एक ही दिन में उन्होंने पता नहीं को 25-26 बिल जो हैं या उससे भी ज़्यादा जो है वो पास करने का एक कॉल किया था। उसके अंदर ये बिल जो था वो मौजूद नहीं था। तो अच्छा जिसका वजह कि मतलब इसके ऊपर हुकूमती सपोर्ट भी जो है कि ट्रैफिक के ऊपर हमारा नो कॉम्प्रोमाइज़ है। तीसरी खबर ये है कि सर 4 माह के दौरान जो है इन्होंने ट्रैफिक चलान के ज़रिए जो है 30,55,000 चलान किए सर, 30,55,000 चलान किए, 6 अरब 50 करोड़ जुर्माना किए सर, 5,984 गाड़ियाँ जो है उनको थाने के अंदर बंद किया हुआ है। तो सर ये कोई छोटे नंबर्स नहीं हैं और इनके अंदर मामला बड़े सख्त हैं। एक इसके अंदर बड़ी अफसोसनाक खबर भी है ऐसे कि ट्रैफिक चलान पलते बर्दाश्ता होकर एक ड्राइवर ने रिक्शा ड्राइवर ने खुदकुशी भी कर ली। तो सर ये भी इसकी एक फॉल आउट डेफिनेटली इस चीज़ का है कि बहुत लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं करते हैं इस चीज़ों को। एक शख्स जो है जो रिक्शा चलाता है या किसी किस्म की भी अपना ज़र मुबादला ही उसका जो है वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, रिक्शे के थ्रू हो या किसी और चीज़ के थ्रू, अगर उसकी गाड़ी आप बंद कर लेंगे या चलान इतने दे देंगे वो चला नहीं सकता तो वो शख्स के पास और क्या चारा रह जाएगा। तो ये हुकूमत के लिए एक बड़ी एक टफ सिचुएशन है। एक तरफ लोग जो हैं जो कि शायद इस्तात रखते भी हैं और इनकम रखते हैं इतनी कि वो चलान दे सकें, लेकिन वो भी बहुत तंग है इस चीज़ से क्योंकि हर जगह आपको अगर ट्रैफिक पुलिस रोक ले तो वो पहली चीज़ चेक करते हैं कि इस गाड़ी पे कितने चलान हैं। जी बिल्कुल, इसके अलावा इसमें आप ये भी ऐड कर लें कि आज आखिरी तारीख थी, कोई जो 4-5 दिन की मोहलत दी हुई थी तमाम बाइकर्स को कि अगर किसी का इशारा टूटा हुआ है, नंबर प्लेट विंगी हुई है तो उसको ठीक करवा लें। आज के बाद से उस पर भी तकरीबन 2,000 रुपया जुर्माना है। अच्छा अब देखें, एक तरफ से जाहिर है ये अच्छी चीज़ है, हुकूमत को बहुत रेवेन्यू मिलता है, आपने फिगर्स भी बताए हैं। वो आपको याद होगा कराची में एक दफ़ा इन्होंने ड्राइव शुरू की थी कि हम जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनका चलान करेंगे, तो वो कोई एक दिन में 4 करोड़ के लाइसेंस बन गए थे। सो अब ये जाहिर है मतलब एक शख्स जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, एक शख्स जो ओवर स्पीडिंग कर रहा है, एक शख्स जो पक्की लाइन काट के ओवरटेक कर रहा है, कुछ भी गलत कर रहा है तो उसको चलान कर सकती है हुकूमत, उसकी इस्लाह भी होगी, हुकूमत को पैसे भी मिलेंगे, विन विन है। बट मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि कोई भी काम आप अच्छा ही क्यों ना हो, बुरा तो छोड़ें,
अच्छा काम भी करते हुए आपको ना एक्सीलरेटर पे पैर नहीं दे देना चाहिए। एक चीज़ ख़राब होते होते वक्त लगा है, मतलब पाकिस्तान में जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो एक दिन में पैदा हुए हैं, तो वो ठीक भी एक दिन में नहीं होंगे, और जब आप करना शुरू करोगे तो इस तरह के अनफॉर्चुनेट मामले भी आएंगे कि लोग खुदकुशी कर लेंगे। सो गो स्लो, क्योंकि बात यह है कि एक तो सबसे पहले आसान बनाएं कि अगर किसी ने अपने चालान को डिस्प्यूट करना है तो उसका प्रोसेस आसान बनाएं, ताकि अगर किसी को गलत चालान आ जाए तो वो अपने आप को बेबस महसूस ना करे। दूसरा, अगर किसी की गाड़ी बाइक लाहौर से बाहर के नंबर की है तो अपनी ऐप को ऐसा बनाएं कि वो देख सके उसके ऊपर चालान, क्योंकि वो लाहौर से बाहर की गाड़ियों के चालान ऐप पे नहीं खुलते, वो सड़क पे फैमिली के साथ खड़ा होता है, इशारे पे तो एक वार्डन आगे कहता है कि जी 19 चालान है। सो फिर इसके अलावा दीगर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। आवाम पर भी हमने उस पर पहले भी बात की थी कि अगर कोई बंदा स्लो चला रहा है और उसकी वजह से पिछले का नुकसान हो रहा है, तो जिस तरह ओवर स्पीडिंग पे चलान है, अंडर स्पीडिंग पे भी चलान होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी आवाम से भी मशवरा ले लें, कभी हमें बिठा लें सामने, हम भी आपको बताएं, थोड़ा सा आप जोर लगाएं, थोड़ा सा हम ऐसा लगाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। एक दिन में ख़राब नहीं हुआ था, एक दिन में ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, नहीं हो सकता। देखिए ना, दूसरा इसके अंदर एक और बहुत बड़ा मसला है। अब देखिए लाइसेंसेस जो, जब ये अंडर एज ड्राइविंग इंसिडेंट्स बढ़ गए, इकट्ठे ही 2-3 हो गए, उसके बाद एक क्रैकडाउन हुआ कि जी लाइसेंस बनवाएं वरना आप पर्चे हो जाएंगे, ये हो जाएगा। बहुत लोगों ने लाइसेंस जाके बनवा लिए। अच्छा, अब इसके ऊपर मेरी जो अंदाज़ा नहीं, रिपोर्ट है, मतलब समझ लें, मैं जो समझ कि बहुत सारे लोगों के लाइसेंस जो थे वो विदाउट टेस्ट भी दिए गए हैं इसके अंदर। बहुत सारे लोगों के जो फ्रेश लाइसेंसेस थे उनके टेस्ट ले लिए होंगे, जिनके रिन्यू हुए लाइसेंसेस वो बने ही जब थे तो विदाउट टेस्ट बने थे, क्योंकि यहाँ पे इस किस्म का निज़ाम होता नहीं था तब। अब आप देख लें, मैं ये बता सकता हूँ, मैं इतने लोगों को जानता हूँ जिनका ड्राइविंग टेस्ट हुआ ही नहीं और उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस ही बन गया। क्यों बन गया हमें पता है कैसे बनते हैं। अब उन लोगों के रिन्यू हुए, उन्हीं लोगों के रिन्यू है लाइसेंस। इसका ये मतलब तो नहीं है कि उन्हें ड्राइविंग टेस्ट फिर से दिया, लाइसेंस रिन्यू होगी, क्योंकि आपको अप टू डेट लाइसेंस रखना है, एक बात होगी। उसके बाद से ये देखें कि किसी शख्स ने जब गाड़ी चलाना शुरू की है 1996 में, तो इस शहर के अंदर ट्रैफिक कितनी थी तब, इस शहर के अंदर जो थी हाईवेज कितनी थी तब, इस शहर का जो लुक थी वो क्या थी। अब 2026 में आ जाए आप, तो ट्रैफिक के जो निज़ाम है वो चेंज हो गए, ट्रैफिक बढ़ गई है। यहाँ पे गाड़ियों को ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, लेकिन उनके लिए ज़्यादा सड़कें भी बनी, उनके लिए ज़्यादा पुल भी बने, ज़्यादा अंडरपास भी बने, बट जो ड्राइविंग एटिकेट है वो वहीं का वहीं बैठा हुआ है। अब देखिए, अवाम को एजुकेट करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, कि देखें बहुत सारे लोग जो खिलाफ वर्जी होती है कि जी आप वो स्ट्राइप लाइन से आगे हैं तो आपका चलान हो जाएगा। आपके ख्याल में सारे जो मोटरिस्ट हैं उनको पता है इस चीज़ का, आपने लेन चेंज कैसे करनी है। बहुत सारे लोग सर गाड़ी आजकल चलाते हैं वो इंडिकेटर नहीं देते। अब या तो आप कोई साथ साथ कोई इस किस्म की चीज़ करें कि लोगों को एजुकेट भी करें, या इस किस्म की चीज़ कर लें कि जी जिसके बहुत ज़्यादा चलान है, जिसने 16 चलान करनी है और वो मुस्तकिल करी जा रहा है, बजाय उसको आप हर महीने 16 चलान दें, आप उसको इनवाइट करें कि सर आप हमारे पास आएँ, हमारी एक टीम है, वो आपको बताएगी जी कि ये आपकी जो ज़्यादातर वायलेशंस हैं वो क्या हैं, हमारे साथ बैठे हम आपको बताते हैं ये वायलेशंस अवॉइड कैसे करनी है। अगर तो कोई शख्स खिलाफ वर्जी कर रहा है कि जो वो हर वक्त वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है, उसको तो रोकना चाहिए, वो तो एक हैजर्ड है। लेकिन ये टर्निंग और लेन चेंजेस और इस किस्म की चीज़ें जिनकी कभी इस मुल्क में तालीम ही नहीं दी गई किसी शख्स को, ज़्यादातर मोटरिस्ट को नहीं दी गई तालीम इस चीज़ की, उनको आपने फिर इस चीज़ से आगाह करना है। एक शख्स के अगर हर महीने इतने चलान आ रहे हैं और आप इसकी निशानदेही कर सकते हैं, उसको आपके पास नंबर है, गाड़ी का नंबर है, ID कार्ड है, सब कुछ है, उसको कॉन्टैक्ट करें कि जी आपके इतने इतने चलान है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो दुनिया भर में किस लिए होती है? वो लोगों को चलान करने के लिए होती है, लोगों को अरेस्ट करने के लिए होती है, लोगों को हरास करने के लिए होती है, नहीं उनकी मदद करने के लिए होती है। तो इसके साथ साथ आपको इस किस्म का प्रोग्राम लॉन्च करें जिसमें आवाम जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो आपके साथ। जी, दूसरा ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि जी आप जब तक कोई मोटरिस्ट कोई गलत कोई वायलेशन करे ना, तब तक उसको रोके ना। मतलब आप बजाय मतलब सिर्फ प्रीएम्प्टिवली रोक के चेक करना शुरू कर दें कि इसका क्या गलत है या किधर से चलान निकल सकता है, वो प्लीज़ ना करें। ऑल्दो उसके बाद फिर जो ये वाली खबर है कि जी हर बंदे को टास्क दे दिया गया 25 चलान का, वो फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल हमने अमूमी तौर पे बाहर के मुल्कों में यही देखा है कि वो ज़ाहिर है किसी शख्स ने एक चीज़ गलत की, उसको रोका, जब वो रुक गया तो पता लगा उसके पास कॉपी भी नहीं है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, उसके वो फिर जो जो चीज़ें पता लगती गई वो उतने चलान ऐड होते गए। लेकिन एक दफ़ा रोकने से पहले ना मतलब ये देखना चाहिए कि कुछ गलत कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि जाहिर है वरना तो ये फिशिंग का जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो जाती है।
हाँ, और सर देखें बाकी दुनिया में डेफिनेटली देखें, आप जर्मनी की बात कर लें, एवियन कंट्रीज की बात कर लें, वहाँ पे ट्रैफिक आप यूएई की बात कर लें, मिडल ईस्ट की बात कर लें, ट्रैफिक वायलेशन के चलान उन्होंने इतने ज़्यादा रखे हुए हैं कि लोग डरते हैं। लेकिन एक फ़र्क है, वहाँ पे लाइसेंस अटेन करना वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसका एक बाकायदा रिटन एग्जाम होता है, उसके कई 2-3 प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं। एक शख्स आपके साथ बैठता है, वो आपको प्रैक्टिकल रोड्स पे लेके जाता है, वहाँ पे सिचुएशंस क्रिएट हुई होती हैं, उनके अंदर आपने मनूवर करना है, वो आपको एक्सीडेंट अवॉइड करने के, तो फिर आपको जाके वो कार्ड मिलता है जिसके ऊपर पॉइंट सिस्टम होता है कि जी आपने इतने पॉइंट किए तो आप हमेशा के लिए। सो माई पॉइंट इज कि जब आप ये अचीव कर लेंगे ना, फिर लखें 2-2 लाख रुपए के चलान पे लोगों को एक बुनियादी समझ तो होनी चाहिए ना। खैर सर ये एक बहुत तवील टॉपिक है, हम कोशिश करेंगे कि कंसिडरिंग ये सारा कुछ सीटीओ साहब को फिर बुलाया जाए और ये हमारे सवाल जो हैं उनके सामने कीजिए। बहरहाल आज के लिए वक्त खत्म हो जाता है, अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।